हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के अंदर आई हुई भर्ती एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स को दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंट वाला पोर्शन है। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी वाले पोर्शन की। और बायोलॉजी के अंतर्गत पहले मैंने शुरू किया है मानव स्वास्थ्य और मानव रोगों के बारे में। और मानव रोगों को जो है अपन पढ़ रहे थे। हमने जो हमारे जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, आपके कवक जनित रोग है, आपके वायरस जनित रोग है, उन सभी के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट असंक्रामक रोगों के बारे में बात करूंगा। तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट असंक्रामक जो रोग है उसमें एक रोग हम पढ़ने वाले हैं हमारा कैंसर, और दूसरा अपन पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में, और तीसरा दमा रोग या जिसे अपन अस्थमा कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन तीनों रोगों को एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। ये कैसे होते हैं, इनके कारण क्या है, इनके लक्षण क्या है और इनके उपचार क्या है। चलिए तो आज की क्लास को अपन शुरू करें। उससे पहले बता दूं कि यदि आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि ये क्लास नंबर है 74। इससे पहले की संपूर्ण क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। 85 से ज्यादा वीडियोस है। ये जो 74 नंबर चल रहा है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चल रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी की अलग से 15 वीडियोस उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड की गई है। चलिए, साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। आप सभी लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आप सभी लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सी चीज लेकर के आऊंगा। और जहां आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम के अंदर एक साइंस का लेवल जो है धीरे धीरे अपर होता जा रहा है। साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 12th लेवल तक के पूछे जा रहे हैं। और एलडीसी 2018 की अगर आप साइंस और मैथ्स को उठा करके देखेंगे तो आपको पक्का लगेगा कि भैया कुछ न कुछ तो जो है विशेष पूछा था, क्योंकि उसके अंदर 12th लेवल तक के कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों के लिए मेरे खुद के द्वारा सामान्य विज्ञान और राजस्थान की एक महान शख्सियत गौरव सिंह घाणेरा, पुष्पेंद्र कसाना और नीतू रस्तोगी मैम, रोहित नामा, इन सभी और तमाम मेरे साथ में मिल करके हमने इस पुस्तक को तैयार किया है। और आप सभी लोगों के लिए यह पुस्तक जो है सोमवार से मार्केट के अंदर उपलब्ध रहेगी। उस दिन भी हम जो है इस पुस्तक का पूरा विमोचन करेंगे, इसका रिव्यू आपको दिखा दूंगा कैसी दिखती है वगैरह सब चीजें। तो ये एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए है और संपूर्ण सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। वो फिर आपकी चाहे तो सामान्य ज्ञान हो, आपके दैनिक विज्ञान हो, गणित हो, सामान्य हिंदी हो और अंग्रेजी, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक गाइड जो है च्यवन प्रकाशन के द्वारा आप सभी लोगों के लिए लाई गई है। बहुत ही शानदार पुस्तक है। और बाकी आपको जो है इसका पूरा कंटेंट वगैरह भी एक बार मैं लाइव यहाँ पर दिखा दूंगा। उसके बाद आप इसको जो है आराम से जब तसल्ली हो जावे, इसके फीडबैक दिख जावे आपको, उसके बाद आप मार्केट में जाकर के इस पुस्तक को जरूर परचेज करिएगा। और अपना प्यार जिस प्रकार से आप हमारी साइंस की क्लासेस को दे रहे हैं उसी प्रकार से इस पुस्तक को भी जरूर दीजिएगा। और जो एक बार बार विद्यार्थी ये पूछते रहते हैं कि सर हम कोर्स आपका कहाँ से ज्वाइन करें, वो कहाँ से करें, सर आपकी ऐप पर क्लासे आएगी क्या। तो देखिए, हमारी क्लासेस संपूर्ण तरीके से YouTube के ऊपर ही आएगी और पूरा का पूरा कोर्स सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज टॉपिक मेरे द्वारा इसी चैनल पर करवाया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए। मेरा कोई ऐप पर वगैरह कोई कोर्स नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को लिखने में समस्या नहीं हो और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ सकें, इसके लिए ये मेरे द्वारा बुक लॉन्च की जा रही है। तो आप सभी लोग इस पुस्तक को जरूर परचेज कीजिएगा। देख लीजिएगा एक बार कि च्यवन प्रकाशन की होनी चाहिए, ऊपर नाम लिखे हुए होंगे गौरव सिंह घाणेराव सर, पुष्पेंद्र कसाना, नीतू रस्तोगी, परवीन सिंह और रोहित नामा, ठीक है। चलिए, अब हम आज की क्लास को अपने करते हैं शुरू। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट असंक्रामक रोगों की। तो आप हेडिंग डालेंगे असंक्रामक रोग।
असंक्रामक रोग। अब पहले तो ये समझ जाइए कि असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो किसी को टच करने से या वायु में संपर्क में आने पर या किसी का जूठा खाना वाना खाने से और इस प्रकार से जो है यह रोग नहीं फैलते हैं। ये रोग आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं और कई बार ये रोग जो है, हाँ, वंशागत होने की इनकी सब पूरी अभी से स्पष्टीकरण नहीं है कि ये वंशागत होते ही हैं या नहीं होते। कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन ये ऐसे वायु में फैलना या पानी से फैल जाना, भोजन से फैलना, ऐसा इनके अंदर नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसकी डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूं, आप बस सीधे सीधे से ध्यान रखना कि ये जो है क्या होता है, इन बीमारियों का संक्रमण नहीं होता है। ये अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो रोग है वो है हमारे कैंसर। कैंसर ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में गांवों के अंदर ये समझा जाता है कि इसका नाम भी लेना एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी है और इसका नाम नहीं लेना चाहिए, और इस प्रकार की तमाम प्रकार की अलग अलग चीजें जो है लोगों के बीच में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रोग है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है नाम लेने से वगैरह से कुछ नहीं होता। हम तो पिछले पता नहीं कितने सालों से नाम ले रहे हैं, जब से पढ़ा रहे तब से ये पढ़ा ही रहे हैं मानव रोगों के बारे में। तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो डरना नहीं है। दूसरी बात, ये जो कैंसर रोग है इसके अंदर ये जिस भाग से उत्पन्न होता है उस भाग के आधार पर इसके अलग अलग 7 जो है अलग अलग हमें नाम पढ़ने को मिलेंगे अभी। साथ ही साथ जो है अभी भी बता दूं कि इतना ज्यादा साइंस का स्कोप हो चुका है, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम मंगलयान तक पहुंचने की एक जो है अपेक्षा रखते हैं या चंद्रमा तक पहुंचने की हम कर रहे हैं कोशिश, और अब तो हम गगनयान भी लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो है बायो इसके अंदर या हम ये कहें कि जो मेडिकल साइंस है वो अभी तक कैंसर का एकदम प्रॉपर इलाज या जो है एकदम सटीक तरीके से कि हाँ इसका इलाज होने के बाद जो है इंसान जीवित रहेगा ही या उसके जो है ये रोग निकल गया है, ऐसा नहीं कह सकती है अभी तक चिकित्सा शास्त्र या हम कहें मेडिकल साइंस। ठीक है, तो आज भी ये कैंसर रोग डॉक्टरों के लिए भी क्या है, अंडर रिसर्च चलने वाला एक रोग है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसके जो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये सब चीजें हमारे बुक के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को फिर भी लगे, देखो पढ़ाते समय हम कुछ और नया अपडेट भी करते रहते हैं, तो कुछ नई चीज दिख जावे आपको तो आप जरूर जो है बुक खरीदने के बाद या नोट्स बनाते समय उसमें जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कैंसर के प्रकार की बात करें तो अभी मैं आप लोगों को इसके टोटल 7 प्रकारों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। कितने प्रकार पढ़ाने वाला हूं? 7 प्रकार पढ़ाने वाला हूं। पहला आप लिखेंगे ए प्रकार इसके अंदर और उसका नाम है कार्सिनोमा। क्या नाम है? कार्सिनोमा। अब ये जो कार्सिनोमा है, ये कार्सिनोमा आपके उपकला कोशिकाएं जो होती है, कौन सी कोशिका है? उपकला कोशिका लिखेंगे। अब सब ये देखो याद करने वाली बातें हैं। उपकला कोशिकाओं, उपकला कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले अर्बुद, यानी कि मैं अभी बताऊंगा अर्बुद आगे क्या होता है, इसका मीनिंग ये भी आगे आएगा, है ना। तो जो आपका उपकलाओं के अंदर उत्पन्न होने वाला अर्बुद है, उपकला की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर उत्पन्न होने वाला जो ट्यूमर है उसे अपन कहते हैं कार्सिनोमा। क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। ठीक है, चलो दूसरा आपके आ जाता है इसके बाद में सार्कोमा। कौन सा आ जाता है? सार्कोमा। तो देखिए अब ये जो सार्कोमा है ये आपका संयोजी उत्तक, कौन से उत्तक? संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक में उत्पन्न। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो सार्कोमा कैंसर है वो कहां पर उत्पन्न होता है, तो वो संयोजी उत्तक में उत्पन्न होता है।
सार्कोमा के बाद में आ जाता है आपका ऑस्टियोयोमा। कौन सा आ जाता है? ऑस्टियोमा, ये याद रखना, ऑस्टियोमा। अब जो ये ऑस्टियोमा है, ये कहां पर, तो आपको पता होगा कि ऑस्टी, ऑस्टी का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक हड्डी से इसका रिलेशन होता है, अस्थियों से इसका रिलेशन होता है। ऑस्टियोमा जो है वो आपके अस्थियों में बनता है। किसमें बनता है, या ये कहां पर उत्पन्न होता है? अस्थियों में। ठीक, तो अस्थियों में उत्पन्न। क्लियर? चलो, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फ्राइबोमा। कौन सा आ जाता है? फ्राइबोमा। ये जो फ्राइबोमा है, ये कहां पर उत्पन्न होता है? तो फ्राइबोमा उत्पन्न होता है तंतु जन्य ऊतकों में। ठीक है, ये याद रखना, मैं उत्पन्न। ये कहां पर उत्पन्न होगा? तो ये आपका उत्पन्न होता है तंतुजन्य ऊतकों में उत्पन्न होता है। कौन सा? फ्राइबिनोमा। तो अभी अपन ने चार पढ़े हैं केवल प्रकार। कार्सिनोमा, जो कार्सिनोमा है वो उपकला कोशिकाओं में उत्पन्न होगा, बस इतना याद रखना। सार्कोमा जो है वो संयोजी ऊतक में उत्पन्न होगा। ऑस्टियोयोमा जो है वो अस्थियों में उत्पन्न होगा। फ्राइबोमोमा जो है वो तंतुजन्य ऊतक जो होते हैं उनके अंदर उत्पन्न होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आप आगे लिखेंगे ग्यालोमा। ठीक है, ये आपका ABCD E वाला। ठीक है, लिखिए गलायोमा। अब जो ये गलायोमा है, ये गलायोमा आपका उत्पन्न होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आपके मस्तिष्क के संयोजी ऊतक में। तो आप लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कहां पर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क के संयोजी, मस्तिष्क के संयोजी ऊतक में। क्लियर? ये चीज याद रखनी है कि ग्लायोमा जो है वो आपके कहां पर उत्पन्न होगा? तो वो आपका उत्पन्न होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जो मस्तिष्क है उसके संयोजी ऊतक में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाता है अगला, वो है मेलानोमा। कौन सा आ जाता है? मेलानोमा। अब ये मेलानोमा कहां पर उत्पन्न होगा? तो मेलानोमा जो है ये आपका उत्पन्न होता है, रंजक युक्त अर्बुद होता है बेसिकली ये, और त्वरित गति से बढ़ता है। तो आप लिखेंगे त्वरित गति से बढ़ने वाला। ये त्वरित गति से बढ़ने वाला होता है और ये रंजक युक्त यानी कलरफुल होता है, ये कलर से युक्त होता है। तो रंजक युक्त अर्बुद है ये। समझ में आ गई बात? तो ये चीज याद रखना कि जो मेलानोमा है वो आपका त्वरित गति से बढ़ने वाला एक अर्बुद है और ये रंजक युक्त अर्बुद होता है। ठीक, चलिए अगला आपका आ जाता है नेक्स्ट G नंबर पे, और वो आता है लिम्फोमा। कौन सा आ जाता है? लिम्फोमा। और ये जो लिम्फोमा है, ये लिम्फोमा आपका लसिका गांठों और आपकी जो लसिका संस्थान है उनके अंदर उत्पन्न होता है। तो ये कहां पर उत्पन्न होगा? ये उत्पन्न होगा लसिका गांठों एवं एवं लसिका संस्थान, लसिका गांठों एवं लसिका संस्थान के दूसरे ऊतकों पर, दूसरे ऊतकों पर, ऊतकों पर उत्पन्न होने वाले, होने वाले अर्बुदों को, अर्बुदों को लिम्फोमा, लिम्फोमा के नाम से, नाम से जानते हैं।
क्लियर। तो ये है टोटल 7 प्रकार जो कैंसर के हैं, और ये अलग अलग प्लेस के अनुसार इनके नाम है। एक बार पुनः याद रखिएगा, आपसे इसके अंदर जो है मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ आपको ये नाम दे दिए जाएंगे, कार्सिनोमा, सार्कोमा, आस्टियोमा और आपका ट्राइबोमा, और फिर इधर दे दिया जाएगा कि ये उपकला कोशिका से उत्पन्न होता है, ये संयोजी उत्तक से, ये अस्थियों में, ये तंतुजन्य उत्तकों में। इस प्रकार से आपसे 4 कोई भी दे देगा 7 में से, और इधर उनके प्लेसेस दे देगा और मिलान करवा सकता है। तो कैंसर के कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं। शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर इनके उत्पन्न होने के अनुसार ये नाम है। कार्सिनोमा कहां पर उत्पन्न होगा? तो आपका उपकला कोशिकाओं में। सार्कोमा कहां पर उत्पन्न होगा? तो सार्कोमा यानी संयोजी उत्तक में। ऑस्टियोमा आपको पता ही होगा, ऑस्टियोलॉजी ऑस्टिया यानी कि अस्थियों के बारे में बात करता है, तो ऑस्टियोमा जो है वो अस्थियों में उत्पन्न होगा। और आपका फ्राइबोमा जो है, फ्राइबोमा, इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि फाइब्रिनोजन वगैरह की बात कर रहा है, फाइबर्स वगैरह, और फाइबर्स को हिंदी में कहा जाता है तंतु। तो फ्राइबोमा का जो है तंतुजन्य उत्तकों से उत्पन्न होता है। इसके बाद में आपका ग्लायोमा, तो ग्लायोमा जो है आपका, ग्लायोमा का मतलब आप समझ सकते हो कि गला ये रहा, और गले के ऊपर कौन है भैया? तो आपका पूरा का पूरा क्या है? मस्तिष्क, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको पता ही है इधर होता है। तो ये ग्लायोमा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आपका जो मस्तिष्क है उसके बीच में जो संयोजी उत्तक होते हैं वहां उत्पन्न होता है। और मेलानोमा जो है, ये मेलानोमा जो है त्वरित गति से बढ़ने वाला एक कैंसर है, और ये रंजक युक्त अर्बुद होता है, क्योंकि ये एक त्वचा के ऊपर विशेष प्रकार के कलर से जो है ये उत्पन्न होता है। फिर आपका लिम्फोमा जो है वो लसिका गांठों और लसिका संस्थान के दूसरे उत्तकों पर उत्पन्न होने वाली अर्बुदों को जो है हम क्या कहते हैं? लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये कैंसर के 7 प्रकार यहां पर होते हैं कंप्लीट। अब हम कैंसर के लक्षण देखेंगे कि इसके जो है कौन कौन से लक्षण है, जिस लक्षणों को अपन देख करके ये समझ सकते हैं कि हाँ इस इंसान को कैंसर हो सकता है, ताकि हम पहले ही उसका इलाज करवा दें। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा भी, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका बचाव ही उपचार है। यानी ये जैसे ही आपको जो है क्या हो जाए, आपको दिख जाए कि यहाँ पर गांठ वगैरह है, यहां से पानी टाइप की कुछ चीजें निकल रही है, अभी आगे लक्षण दिखाऊंगा उसमें पढ़ेंगे अपन 7 लक्षण, उनमें से कुछ भी दिख रहा है, आप सीधे डॉक्टर को जाकर के चेक करवाइए कि ये कहीं जो है ट्यूमर से तो इफेक्ट नहीं होगा। वो अगर कह देवे तो आप उसी टाइम उस अंग का जो है इलाज जल्दी से करवा दीजिए, क्योंकि यह स्टार्टिंग की फेज में जब होता है तब ना तो पता चलता है, और स्टार्टिंग के फेज में इसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बाद में जाते हैं, जब फाइनल इसकी अलग अलग स्टेज है, अगर आप फाइनल स्टेज के आसपास हैं और तब जाएंगे तो डॉक्टर कुछ भी कर लेवे। अभी तक तो जो है बहुत रेयर केस में कुछ ही लोग बच पाए हैं, बाकी 99% व्यक्ति की मृत्यु होती है। ठीक, देखेंगे अब इसके लक्षणों को। ये रहे इसके लक्षण। तो इसके लक्षण जो है ये देखिएगा क्या कहते हैं इसके लक्षण। तो इसके लक्षण तो बिल्कुल 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 काम के नहीं है, कहते हैं ना अपने कहना था लक्षण नहीं है, जैसे कैंसर के लक्षण है ही नहीं, इसके लक्षण अजीबोगरीब है। देखो कैसे लक्षण है, तो आपको पहले ही बता दूं, एक तो कि भाई ये देख लो लिखा हुआ है स्पष्ट, पूर्व कैंसर की अवस्था जो है या कैंसर के अर्बुद की जांच की जा सकती है उन लक्षणों के आधार पर। कौन कौन से लक्षण? पहला देखो, कोई भी अगर आपके शरीर पर सूजन है या फिर फोड़ा जो कि बार बार आपका ठीक होता है फिर वापस हो रहा है, ठीक हो रहा है वापस हो रहा है, ऐसा अगर आपके शरीर पर कहीं कोई भी भाग हो तो जरूर से चेक करवाएं। दूसरा, शरीर में किसी छिद्र से कोई स्त्राव जो है अनवरत या बारंबार से निकलता है, आपके शरीर में कहीं पर भी किसी पार्ट के ऊपर एक छोटा सा छिद्र हो मान लीजिए, और उसमें से लगातार कोई ना कोई स्त्राव होता रहता है, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज करवाएं, और डॉक्टर से कहें कि ये जो है क्यों हो रहा है या इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, और वो आपकी जांच करेंगे और फिर बता देंगे। नेक्स्ट है, उत्तकों में पाई जाने वाली कोई भी गांठ या गांठ जैसी अगर जो है रचना का होना, आपके विशेष कर से ये जो गांठ वगैरह है ये विशेष करके उत्पन्न होती है महिलाओं के स्तनों में, और इसी वजह से स्तन कैंसर होता है। तो अगर जो है आप इस प्रकार का कोई लक्षण अपने शरीर में देख रहे हैं तो कृपया करके जरूर डॉक्टर के पास जाइए। इसके बाद आपके शरीर में
लगातार जो है अपच रहती है, यानी आपको भोजन जो है पचता नहीं है, आपके लगातार जो है प्रॉब्लम रहती है, गैस वगैरह, एसिडिटी की वगैरह, ठीक है, या आपके असामान्यता होती है, दर्द होता है, बार बार ये कंटिन्यूअसली होता है, मतलब एक बार हुआ, फिर थोड़े टाइम सही हुआ, फिर वापस होता है, डॉक्टर इलाज करता है, थोड़ी बहुत दवाई देता है, सही होता है, वापस हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से ही अपने शरीर की पूरी संपूर्ण जो है मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपके अधिक कब्ज बने रहता है, अधिक दस्तें लगती है, या फिर ठीक होकर के बारंबारता से ये होता रहता है, तब भी जाना चाहिए। अगर अचानक से शरीर के वजन में कमी आ रही है, अचानक से एकदम से व्यक्ति अगर जो है पतला पड़ना शुरू हो रहा है, उसका वजन कम होता जा रहा है, तब भी हमें कहीं ना कहीं इस चीज को चेक करवाना चाहिए। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लक्षण है इसका मतलब कैंसर ही है, नहीं भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो केवल एक लक्षण है जिसके आधार पर हम जो है डॉक्टर से ये कह सकते हैं कि भैया हमारा इलाज करो। इन लक्षणों को हमें सामान्य नहीं लेना है। जैसे दस्त लगना, तो लोगों को लगता है का है, दस्त तो लग जाती है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली बारंबार होती रहती है, तो भाई महीने में 3-4 बार होती रहती है, या साल में जो है आपको पता है कि भाई इस टाइम पर ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, तो प्लीज चेक जरूर करावें, है ना। स्वास्थ्य के साथ में हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और हमें ये बिल्कुल भी होशियार नहीं बनना है कि अपने तो कुछ नहीं होगा, हम तो जिम जाते हैं, हम तो बॉडी बिल्डर है। अरे भैया, कई बॉडी बिल्डरों को भी अटैक आ जाता है, कई बॉडी बिल्डरों को भी कैंसर हो जाता है। तो जिन रोगों का बचाव ही उपचार हो, उनके अंदर बच करके रहने का सीधा तरीका है मेडिकल चेकअप भी जरूर करावें। फिर देखिए, निरंतर कफ आने की अगर शिकायत है, अब देखो गले से लगातार कफ बना रहता है, लगातार आपको जो है गले में खराश रहती है, तो कहीं ना कहीं आपके उसको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि गले का भी कैंसर होता है। आपको पता होगा वॉइस कैंसर वगैरह जो कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना, वो सब भी अपन आगे पढ़ रहे हैं अभी, ब्लड कैंसर कब होता है, और जो स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये अलग अलग इसके कुछ लक्षण है, इन लक्षणों के आधार पर हमें व्यक्ति को मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। इसके बाद में बात आ जाती है कि कैंसर के कारण क्या होते हैं, है ना, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी पता ही होगा, है ना, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, साइंस फील्ड में उनका बहुत ज्यादा नाम है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो बताया ही उन्हीं के द्वारा गया है। अब देखते हैं कि कैंसर का कारण क्या होता है। तो बेसिकली कैंसर के कारण में देखिए, जिन कारकों के द्वारा, सबसे पहले एक डेफिनेशन आ रही है, जिन कारकों से सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। भाई ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से जो नॉर्मल सामान्य कोशिका थी वो भी कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसे कारकों को अपन क्या कहेंगे, कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाए थे कि प्रोटोजोआ से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, ऐसे ही जो कैंसर जिसके कारण होगा उसे अपन क्या कहेंगे, कार्सिनोजन कहेंगे। इसके बाद ये कारक इसमें देखो अलग अलग होते हैं। जैसे भौतिक कारक की अगर बात करें, फिजिकल इफेक्ट की अगर बात करें, तो वो होता है विकिरण का इफेक्ट। किसका, विकिरण का, जिसके अंदर आपके पराबैंगनी किरणों का विकिरण हो सकता है, एक्सरे किरण हो सकती है, गामा किरणें हो सकती है, रेडियो एक्टिविटी की विकिरण हो सकती है। वो सब तो क्या हो गए, भौतिक कारण हो गए, फिजिकल कारण है, फिजिकल फैक्टर्स है। अगर रासायनिक कारणों की बात करें, केमिकल कारण कौन कौन से होते हैं, तो केमिकल कारण होते हैं आपके तंबाकू के धुएं के अंदर जो आपका रसायन उपस्थित होता है, वो रसायन भी जो है व्यक्ति के कैंसर होने का एक कारण बन सकता है। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि कई बार जो है अखबार के अंदर ये न्यूज छपती है कि जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहे हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो पी रहा है उसको तो होता ही है, लेकिन जो लोग उसके पास में बैठे हैं उस धुएं का इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है। और इसी वजह से सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां पर धूम्रपान का जो है निषेध होता है और सख्त मना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जैविक कारण भी होता है कई बार। तो जैविक में आपका ऑन्को वायरस जो है वो भी एक कैंसर का कारण है। कौन, ऑन्को वायरस। तो अगर इस बेस पर हम ये देखें, इसके जैविक कारण के आधार पर देखें, तो कैंसर भी एक वायरस जनित रोग होता है। लेकिन इसमें भाई ऐसा नहीं है कि केवल ये वायरस से होगा, ये देखो भौतिक कारण भी है इसका, रासायनिक कारण भी है और जैविक कारण भी है। तो जैविक कारण के आधार पर अगर हम देखें तो ये जरूर वायरस जनित रोग में आएगा। ठीक है, तो ऑन्को वायरस हो जाता है। अब देखिए, पराबैंगनी जो विकिरण होती है
उन पराबैंगनी विकिरणों के कारण जो है डीएनए में आपका उत्परिवर्तन होता है और त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पराबैंगनी जो विकिरण है, यूवी रेज है, अल्ट्रा जो है वेज, वो क्या करती है, तो आपकी वो करती है, आपके त्वचा कैंसर को उत्पन्न करती है, ठीक है, स्किन कैंसर को डेवलप करती है। जबकि अगर मैं बात करूं जो एक्स किरणें होती है, जो आप एक्सरे करवाते हैं अपने शरीर का, और आपको कई बार कहा जाता है कि हमें एक्सरे भी ज्यादा बार नहीं करवाना चाहिए, उसका कारण यह है कि जो एक्स किरणें होती है वो क्या करती है, ल्यूकेमिया जो होता है। अब ल्यूकेमिया सर क्या होता है? अरे ल्यूकेमिया का मतलब होता है रक्त कैंसर। क्या मतलब होता है ल्यूकेमिया का? रक्त कैंसर। तो जो रक्त कैंसर उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? एक्स किरणों के कारण होता है। और अगर मैं बात करूं आपके डीएनए में जो उत्परिवर्तन करके त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरणें है। ये जरूर से याद रखिएगा कि पराबैंगनी किरणें जो है त्वचा कैंसर को उत्पन्न करती है, जबकि एक्स किरणें जो है वो रक्त कैंसर को उत्पन्न करती है। और कैंसर के कारण तीन प्रकार के हैं: भौतिक कारण, रासायनिक कारण और जैविक कारण। भौतिक कारण के अंदर आपके आ जाएगी विकिरणें, जिसमें आपका देखा कि पराबैंगनी विकिरण आपका कौन सा करेगी? त्वचा कैंसर। और एक्स किरणें कौन सा करेगी? रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं रसायन की, तो तंबाकू के धुएं में उपस्थित रसायन के कारण कैंसर होता है। और तीसरा आपके आ जाता है जैविक कारक, जो कि है ऑन्कोवायरस। कौन सा आ जाता है? ऑन्कोवायरस आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस कैंसर की इतनी जानकारी हो गई होगी कि आप लोग जो है अब अच्छे से लग रहा होगा कि हाँ, अब जो है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम कर ले जाएंगे। लेकिन मैं अब आप लोगों को जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो कैंसर है ये है क्या, और इसके अंदर जो ट्यूमर उत्पन्न होते हैं उसके भी दो भाग होते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, अभी तक जो आपने पढ़ा है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, लेकिन इस कैंसर रोग को अगर हम समझना चाहें तो ये क्या होता है वो देखेंगे। बेसिकली इस कैंसर के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती रहती है। क्या होती है? कोशिकाएं, कोशिकाएं विभाजित होती है। कोशिकाएं विभाजित होती है। अब इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई बार जो है हमें यह भी पढ़ा दिया जाता है कि कैंसर का मतलब है कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना। अरे भाई, अनियंत्रित रूप से बढ़ती कब है वो तो पता होना चाहिए। तो कैंसर में क्या होता है, बेसिकली हमारे शरीर में सामान्य रूप से भी कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, होती रहती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो ये नियमित रूप से कोशिकाएं विभाजित हो रही होती है, भाई सामान्य रूप से भी अपने शरीर में अभी भी कोशिकाएं विभाजित हो रही है, लेकिन वो एक रेगुलर ट्रेंड के साथ में और रेगुलरिटी के साथ, नियमितता के साथ में होता है। अब ये नियमितता के साथ होते होते कई बार क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती है उनका एक गुण होता है, सामान्य कोशिकाओं का गुण होता है संपर्क सदमन। क्या होता है? संपर्क सदमन। ये आप लिखेंगे, सामान्य कोशिकाओं का एक गुण होता है। यह आपसे पूछा जा सकता है, सामान्य कोशिकाओं का गुण। और इन सामान्य कोशिकाओं का गुण क्या होता है? तो एक गुण होता है संपर्क सदमन। ठीक है, ये जो संपर्क सदमन ये सामान्य कोशिकाओं का गुण होता है। लेकिन जब ये गुण कोशिकाओं का समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है कि कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से, फिर क्या होता है, ये कोशिकाएं जो होती है सामान्य कोशिकाएं, वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है। अनियंत्रित रूप से क्या होती है? विभाजित होती है। और जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होना शुरू होती है तो उसी को कहा जाता है कैंसर। समझ में आ गई बात? तो कैंसर क्या है? बेसिकली
कोशिकाएं हमारे शरीर में सामान्य रूप से विभाजित होती है, लेकिन जब संपर्क सद्मन, क्या संपर्क सद्मन, ये क्या है संपर्क सद्मन, तो सामान्य कोशिकाओं का गुण होता है जिसके समाप्त होने से हमारे शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होना शुरू होती है। और जब ये अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है कोशिकाएं, तो आपका ये जो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती जा रही है कोशिकाएं, अभी जैसे जैसे अनियंत्रित रूप से विभाजित होती जाएगी तो क्या होगा कि इन कोशिकाओं का एक समूह बनेगा। क्या होगा, ये जो अनियंत्रित रूप से विभाजित कोशिकाएं हैं ये कहलाएगी अविभेदित कोशिका। कैसी कोशिका, अविभेदित कोशिका। और जो अविभेदित कोशिका होती है इनका समूह, किनका, अविभेदित कोशिकाओं का समूह जो होता है, ग्रुप, ये जो समूह है इसे अपन कहते हैं अर्बुद या ट्यूमर। तो जो मैंने अभी बताया है आपको कि भाई आपके मैं ट्यूमर या अर्बुद के बारे में बताऊंगा, उसका मतलब क्या होता है अब समझ में आ गया होगा। और जो ये अर्बुद है यही, ये ट्यूमर ही आपका कैंसर है, बस उसी की वजह से जो अपन ने ये अब कहां उत्पन्न होगा उसके आधार पर 7 भाग है, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और वो 7 भाग जहां जहां पर उत्पन्न होंगे उसके आधार पर इसके लक्षण भी बता दिए कि ये कहां उत्पन्न हुआ होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, और फिर इसके कारण क्या है भाई, उत्पन्न होगा तो क्यों होगा आखिर, वो भी समझ लिया। अब हमने ये भी समझ लिया कि आखिर कैंसर है क्या, अब आप ये समझा सकते हो। अब हम ये इसके बारे में ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये अर्बुद जो है, ट्यूमर जो है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ये ट्यूमर होते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखवाता हूं, जल्दी लिखेंगे भाई। और मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। चलो एक सेकंड, है ना, ओके। चलिए अब हम लिखेंगे क्या, तो इन अर्बुद यानी कि ट्यूमर के भाग के बारे में, ये कितने प्रकार है, ठीक है। तो अब लिखेंगे अर्बुद के प्रकार, ठीक। और अर्बुद के बेसिकली 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं अर्बुद के, 2 प्रकार है। और अर्बुद के जो 2 प्रकार है वो 2 प्रकार कहलाते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आप लिखेंगे एक आपका बिनाइन ट्यूमर एक तो होता है, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। सर अब ये जो है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, तो देखिए बिनाइन जो ट्यूमर होते हैं वो पूरे शरीर में नहीं फैलते हैं, ये जहां उत्पन्न हुए हैं वहीं पर रहते हैं। तो आप ये लिखेंगे जहां उत्पन्न वही रहते हैं, फैलते नहीं है, फैलते नहीं है, क्लियर। जबकि अगर मैं बात करूं मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो ये ऐसे ट्यूमर होते हैं जो पूरे शरीर में आगे से आगे फैलते हैं, फैलते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब आपको भी ये बात पता है कि जो चीज आगे से आगे नहीं फैलेगी वो चीज तो अपने लिए क्या होगी, लाभदायक होगी, यानी कि कम हानिकारक होती है। लाभदायक तो नहीं कह सकते हम बिनाइन ट्यूमर को भी, ठीक है, लेकिन इसको हम कम हानिकारक जरूर कहते हैं। तो बेसिकली तो वैसे लाभदायक ही हुई। तो ये तो आपके क्या होते हैं, कम हानिकारक, कम हानिकारक। जबकि ये अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये जो है जब आपके शरीर में फैलना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद में रुकते नहीं हैं और फिर इसका इलाज नहीं हो सकता। तो
तो आपको अब चीजें समझ में आ रही होगी कि कैंसर बेसिकली शुरू कहां से होगा, क्या होता है, अर्बुद बनेंगे। वो अर्बुद भी दो प्रकार के होते हैं। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर एक भाग पर शरीर में मान लीजिए वो हो गया, जैसे ये मान लो व्यक्ति ऐसा होता और यहां पर अगर ये हुआ है, तो डॉक्टर के लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग इस भाग को ही उठा करके क्या कर लेते, इस भाग को, अरे ये जो भाग है इसको क्या कर लेते, काट कर अलग कर देते, काट कर अलग करते। अब जैसे ही इसको अलग कर देते काट करके, तो उससे क्या होता, जो बाकी का रिमेनिंग शरीर है वो स्वस्थ है और व्यक्ति जो है उस छोटे से भाग को छोड़ करके रह सकता था जिंदा। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होगा, आगे से आगे फैलता है, पूरे शरीर में फैलता है, और उस वजह से क्या होगा कि ये यहां उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये ऐसे 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 अपनी जो है पूरे जाल को बिछाएगा और पूरे शरीर को ही कवर करता है। और जब पूरे शरीर को कवर कर लेगा तो फिर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, फिर उस व्यक्ति को डॉक्टर नहीं बचा सकते। समझ में आ गई बात। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा का पूरा कैंसर समझ में आ गया होगा, कारण समझ में आ गए, लक्षण समझ में आ गए, कैसे होगा वो समझ में आ गए, प्रकार समझ में आ गए। अब ये जो है, अब अपन पढ़ने जाएंगे इसके निदान के बारे में, यानी इसका जो इलाज है वो क्या है, आखिर हम इस रोग से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और जब ये हो जाता है तो उसका इलाज क्या है वो देख लीजिए अब, है ना। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी भाई, है ना, जुड़े रहिएगा, लगभग 9 बजे तक भी चल सकती है, देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए, अब इसके उपचार में जो सबसे पहले आपके एक इसका उपचार आता है वो आ जाता है रेडियोथेरेपी, है ना। एक तो इसमें कौन सी आ जाती है, रेडियो थेरेपी, और एक इसके अंदर होती है कीमोथेरेपी। क्या होती है, कीमोथेरेपी। आपका क्लियर है, एक अच्छे से हो रहा है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो एक आपकी होती है कीमोथेरेपी, ठीक है, चलो लिखेंगे कीमोथेरेपी, क्लियर। और एक आपका जो आजकल नया तीसरा जो तरीका निकाला गया है वो है आपका कि आपके जो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी करवा दीजिए, ऑपरेशन के साथ साथ इनको मिला करके और एक मतलब मिक्स संयोजन से एक इलाज किया जाता है। इसी के साथ में हम जो है कैंसर के इलाज के लिए एक और नया तरीका भी ढूंढ चुके हैं कि जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने के लिए आर इंटरफेरोन जो है उसका भी उपयोग किया जाता है। तो एक आप जो है आर इंटरफेरोन का उपयोग, समझ में आ गई बात। तो ये है कैंसर के उपचार। एक होता है रेडियोथेरेपी, जिसके अंदर क्या किया जाता है बेसिकली, तो जो कोशिकाएं होती है उनको विकिरणों के द्वारा नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, तो ये रसायन चिकित्सा होती है और इसके अंदर जो है एंटी कैंसर की दवाइयां होती है वो दी जाती है। लेकिन कीमोथेरेपी के अंदर जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसको नुकसान होता है, उसकी बाल जो है वो झड़ जाते हैं और साथ ही साथ जो है उसको क्या होता है, तो अरक्तता यानी उसके शरीर के अंदर ब्लड की कमी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और आजकल जो है अधिकांश जगह क्या हो रहा है, तो आपके या तो आर इंटरफेरोन का भी उपयोग कर लिया जाता है जो क्या करेगा, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देगा, या फिर जो है संयोजन के साथ में इलाज किया जाता है, यानी कॉम्बिनेशन किया जाता है दो तीन चीजों का, जिसके अंदर आपकी आ जाती है एक तो सर्जरी, फिर आपकी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तीनों चीजों को मिला करके उससे जो है इलाज किया जाता है। किसका, कैंसर का। तो कैंसर का इलाज इस प्रकार से किया जा सकता है। बाकी जो है इसका अभी और भी आगे रिसर्च चल रही है, हो सकता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा टीका ही निकाल ले कि बस एक टीका लगाया और व्यक्ति जो है इस रोग से बच जाए। ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है इसका आप डायग्नोसिस भी करवाना पड़ता है, यानी कि इसमें जो है बायोप्सी वगैरह और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें हमारे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कैंसर मेरी तरफ से मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रहा हूं और यहीं से
एक नई चीज शुरू करने जा रहा हूं, वो है आपके एलर्जी। किसकी बात करूंगा मैं अब? एलर्जी की, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जल्दी जल्दी अपन निपटा सकते हैं। जैसे एलर्जी की अगर मैं बात करूं, तो एलर्जी जो है वो बेसिकली कब होती है, एलर्जी का मतलब क्या है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा वैसे, कि किसी चीज को लेकर के कुछ व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब कि उनको जो है उन चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको धूप में बाहर निकलते हैं उनका शरीर एकदम लाल होने लग जाता है, किसी को मिट्टी वगैरह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एकदम से चीखना वगैरह बहुत ज्यादा, उनको जो है एकदम से बेचैनी टाइप का होने लगता है, किसी किसी को तेल से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को, ऐसे लोग भी हैं जिनको गेहूं खाने से भी प्रॉब्लम है, मतलब गेहूं को अगर सूंघ भी ले तो उनको समस्या हो जाती है। तो ऐसे भी जो है अलग अलग प्रकार की अलग अलग सामग्री, किसी को कोई जो है एलर्जी हो सकती है, किसी को कोई एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर उत्तक के अंदर जो संयोजी उत्तक होते हैं उनके अंदर मास्ट कोशिकाएं होती है। क्या होती है? मास्ट कोशिकाएं होती है। और उन मास्ट कोशिकाओं में आपके दो प्रकार के जो हैं हार्मोन्स टाइप के अपन कह सकते हैं, या एक तरह से द्रव होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं हिस्टेमिन और सीरोटोनिन। उन सीरोटोनिन और हिस्टेमिन के निकलने से जो है फिर ये एलर्जी उत्पन्न होती है। तो आप ये चीज बस याद रख लीजिएगा, इसके अलावा एलर्जी में कुछ भी याद नहीं करना है। तो इसमें क्या याद रखोगे कि संयोजी ऊतक में उपस्थित उपस्थित मास्ट कोशिकाओं मास्ट कोशिकाओं से, मास्ट कोशिकाएं जो होती है उनसे एक तो निकलता है आपका हिस्टेमिन। क्या? हिस्टेमिन। व हिस्टेमिन के साथ साथ एक होता है सीरोटोनिन। ठीक है, क्या होता है? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के निकलने से उत्पन्न होती है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। बस तो इतना याद रख लीजिएगा कि एलर्जी जो है वो कब उत्पन्न होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि संयोजी ऊतक के अंदर मास्ट कोशिकाएं होती है, और उन मास्ट कोशिकाओं से जब हिस्टोनिन और आपका जो है क्या सीरोटोनिन जो है वो निकलते हैं, तब ये एलर्जी उत्पन्न होती है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो एलर्जी है उस एलर्जी के प्रति बनने वाली जो आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडी होती है, उस एंटीबॉडी का नाम होता है आईजीई। तो याद रखना कि जो भी जिस भी वस्तु के प्रति आपको एलर्जी होती है उसे एलर्जन कहते हैं। ठीक है, तो एलर्जन के प्रति उत्पन्न एंटीबॉडी। ठीक है, तो जो आपके भाई जो भी वस्तु से आपको प्रॉब्लम है, मान लो किसी को जो है धूप से प्रॉब्लम है, तो धूप क्या हो जाएगी? एलर्जन हो जाएगी। क्या हो जाएगी उस व्यक्ति के लिए? एलर्जन, क्योंकि एलर्जी उससे उत्पन्न हो रही है। तो एलर्जन के प्रति जो उत्पन्न एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी कौन सी होती है? आईजीई। ये याद रखिएगा। ये एंटीबॉडी क्या होती है, इनके बारे में, एंटीटॉक्सिन वगैरह इनके बारे में अपन रक्त वाले समूह जो वाला चैप्टर है पूरा उसको पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बस याद रखना कि एलर्जन के प्रति उत्पन्न जो आपकी एंटीबॉडी है वो कौन सी होती है? आईजीई होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में एक रोग आ जाता है आपका छोटा सा, जो अस्थमा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे अस्थमा। ठीक, इस अस्थमा को अपन श्वास रोग भी कहते हैं, या फिर जो है दमा रोग भी कहते हैं। और ये जो दमा रोग है ये बेसिकली आपके एक फुफ्फुस जो होती है हमारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, उस फुफ्फुसीय अवरोधों का एक रोग है ये। पहले तो ये याद रखना कि ये जो अस्थमा है ये कैसा रोग है, तो ये फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय अवरोधों का रोग। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो सांस लेने के लिए जो हमारे पास में है फेफड़े वगैरह,
उन फेफड़ों के अंदर फुफ्फुसीय अवरोधों का जो रोग है वो आपका दमा कहलाता है, या हम अस्थमा जिसे कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो जब भी व्यक्ति जो है थोड़ा सा भी दौड़ेगा तो वो हाफ जाएगा, ऐसे करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, है ना। तो ऐसा जब हो जाता है, कई लोग जो है हाफ जाते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद थक जाते हैं, उसे अपन कहते हैं अस्थमा रोग, फुफ्फुसीय रोग कहते हैं। और ये जो रोग है आपका श्वास में क्या होता है बेसिकली, कि जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, क्या ब्रोंकियोल्स, उन ब्रोंकियोल्स के संकुचन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, क्या ब्रोंकियोल्स, उन ब्रोंकियोल्स के संकुचन, ब्रोंकियोल्स के संकुचन के कारण उत्पन्न। तो ये रोग कब होता है, जब ब्रोंकियोल्स जो है हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, वो जब आपके संकुचित होते हैं तब ये होते हैं। क्लियर। इसमें क्या होगा तो आपको बता ही दिया, शरीर पर जो है आपके इसके अंदर भी श्वास लेने में समस्या आएगी। जब व्यक्ति दौड़ रहा होगा, थोड़ी सी दौड़ने के बाद में थक जाएगा और लाल शरीर पर चकत्ते बनना शुरू हो जाएंगे, त्वचा पर खुजली आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उसको जुकाम हो सकता है। इस प्रकार के तमाम जो है ये हो सकते हैं। इसके अंदर बचने का तरीका क्या है, तो भाई जिससे भी एलर्जी है उस वस्तु से जितना दूर रह सको रहना चाहिए, बस यही इसका एक क्या है उपचार है। ठीक है। तो आज हमने जो है कैंसर, अस्थमा और आपके एलर्जी के बारे में बात कर ली है। अब हम अगली क्लास में इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट जो रोग है उनको अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को और इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्या आप लोग पीपीटी से ही पढ़ना चाहते हैं या ऐसे लिखवा करके आपको पढ़ाया जाए तो मजा आता है, जरूर से बताइएगा, ताकि हम जो है आगे से आगे आप जितना चाहेंगे उतना इंप्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद।